दिनेश सर, ये जो पूरे हालात है, स्थितियां हैं, किस ओर बढ़ रही है दुनिया और हमारे जो मुल्क है, हमारा जो देश है, हमारे देश पर इसके दूरगामी परिणाम क्या देख पा रहे हैं? अभी तो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में स्टॉक है 25 दिन का और 28 दिन का और दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से ईरान पूरी ताकत से अड़ा हुआ है, अब तो उन्होंने अपना अमेरिका कह रहा था कि आप हमारे अनुसार चलिए, आप नहीं तो बर्बाद कर देंगे। वो तो मान नहीं रहा, उसने अपना अब सुप्रीमो नए घोषित कर दिए हैं। सब पर एक शुरुआती नोट दिनेश के बोरा था। जी नमस्कार आप सबको और दर्शकों को भी नमस्कार। धन्यवाद संजीव भाई। दुनिया में जंग कैसे जीती जाती है, अगर आप इतिहास पढ़ लें किसी भी खित्ते का, तो एक जानकारी बड़े आराम से स्पष्ट होकर निकल कर आएगी। जंग जज्बे से जीती जाती है, बारूद से नहीं जीती जाती है। और जिन कौमों के अंदर जज्बा होता है ना, वो जीत जाते हैं। इंसिडेंटली पर्शियन भूमि या अफगान भूमि ऐसी है, ये किसी की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते हैं और पैशन इनकी रगों में बहता है। अब रही बात कि ये युद्ध शुरू क्यों हुआ, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसमें ईगोज बहुत बड़ी हैं। इस युद्ध की बुनियाद में एक ऐसा अहम बिंदु है जिसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, मैंने कल इस पे एक प्रोग्राम, विस्तारित प्रोग्राम पेश किया था। दरअसल ये युद्ध ऑयल के लिए नहीं है, ये युद्ध देखा जाए तो एक किस्म से न्यूक्लियर वेपन्स जो ईरान के पास है उसके लिए भी नहीं है। इसके पीछे छुपी है अमेरिका और चाइना की बादशाहत कि दुनिया में वन अप कौन होगा। पिछले 3-4 सालों से क्या हुआ कि ग्रीन एनर्जी बहुत ऊपर आ गया। मैं वो बिंदु बताने जा रहा हूं जो शायद अभी तक लुप्त था सारा का सारा। चाइना की बादशाहत ग्रीन एनर्जी में बहुत बढ़ गई थी, सोलर में, विंड में। और 2001 के आसपास जब ग्रीन एनर्जी का रेशो पूरी हमारे एनर्जी के डोमेन में 1% था, आज वो करीब करीब 15% पे आ गया है। और क्रूड ऑयल जो है हमारा करीब 30 से 32% का बादशाह है उसकी टोटल मिला के। और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी बढ़ती चली जा रही है और ईवी बैटरीज बढ़ती चली जा रही हैं, क्रूड पे डिपेंडेंस कम होती चली जा रही है दुनिया की। अमेरिका की आंख का रोड़ा 3 देश थे, एक वेनेजुएला, एक रशिया और एक ईरान। ये तीनों देश मुख्य तेल उत्पादक देश। तो उसने सोचा कि अगर ग्रीन के ऊपर मेरा कब्जा नहीं होता तो जो नॉर्मल जो तेल है उस पर मैं कब्जा कर लूं सारा। तो उसे 2 काम करने थे। नंबर 1, सप्लाई किसने करनी है तेल की, उस पर नियंत्रण करना है, और खरीदारी किसने करनी है उस पर नियंत्रण करना है। तो किसे सप्लायर बेचेगा निर्णय मैं करूंगा, खरीदने वाला किससे खरीदेगा उस निर्णय में मैं करूंगा। यानी कि तेल तुम्हें रशिया से खरीदना नहीं खरीदना निर्णय मैं करूंगा साहब। वेनेजुएला किसको तेल बेच सकता है किसको नहीं बेच सकता उसका निर्णय भी मैं करूंगा। तो बाइंग लाइन एंड सप्लाइंग लाइन दोनों का कंट्रोल अमेरिका का होगा। मैं कहूंगा तो खरीदो, मैं कहूंगा तो बेचो। यहां से चाइना को डिफीट करना था। चाइना दरअसल तेल लगातार ईरान से और रशिया से ले रहा था। चाइना के पास एक चाबी है, रेयर अर्थ की, कुछ और चीजों की, टेक्नोलॉजी की। जैसे ही चाइना को कुछ करता है तो चाइना चाबी घुमा देता है, उसका मसला टाइट हो जाता है। लेकिन इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण धुरी इस सारे खेल की नेतन्याहू भी है, जो अभी का सिनेरियो है। नेतन्याहू वो खिलाड़ी है जो ट्रंप को क्या, अमेरिका के राष्ट्रपतियों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहीं से सारी दुविधा स्टार्ट होती है और यहीं से एक ऐसे राष्ट्र का जिसका उदय हुआ, जिसका नाम इजराइल था, वो शायद अपने क्या कहते हैं कि अंत की भी शुरुआत यहीं से करता है। हमें चेरनोबिल नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, याद कीजिए आज से करीब करीब 50 साल पहले या 40 साल पहले क्या हुआ था। डिमोना नाम सुना होगा लोगों ने, इजराइल के अंदर, इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर संयंत्र, जहां उसके सारे एटम बम हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, सब कुछ है डिमोना के अंदर। 5 लेयर का डिफेंस है। और आईआरजीसी ने कहा मैंने अपनी रेड लाइन रखी हुई है अभी तक। तुमने इस्फहान पे, नताज पे अटैक किया ना, मैंने अभी तक डिमोना पे अटैक नहीं किया। मैंने डिमोना पे अटैक कर दी ना, अगर 10 मिसाइल दाग दी,
तो पूरा इजराइल बंजर हो जाएगा अगले 100 सालों के लिए। पंछी भी नहीं उड़ के आएंगे, इतना रेडिएशन हो जाएगा। तो रेड लाइन तो खींचनी पड़ती है ना। रेड लाइन एक अमेरिका ने भी खींची, खार्ग आइलैंड की, ईरान के साथ, जहां से 90% तेल पाइपलाइनों से जहाज पे लादा जाता है। और पाइपलाइनों से जहाज पर जब तेल लादा जाता है बंदरगाह में, तो वो एरिया सबके पास है। कुवैत के पास भी है, इराक के पास भी है, बहरीन के पास भी है, कतर के पास भी है, यूएई और ओमान के पास भी है। तो सारे वल्नरेबल हैं। ये सारे एक तरह से देखा जाए तो फ्यूल के उस भंडार पर बैठे हैं जिसे एक माचिस की तीली की जरूरत है। तो कुछ रेड लाइन खिंची हुई है। खार्ग आइलैंड की रेड लाइन है, इसे अटैक नहीं करना है। और कल रात को जो हुआ वो बहुत दुखद भी कह सकते हो, दरार भी है अमेरिका और इजराइल के बीच में, जहां व्हाट द एफ वर्ड यूज किया गया अमेरिका के द्वारा इजराइल के लिए। जब 7 रिफाइनरी पर उसने हमला किया कि तुम्हें मना किया था इस पे हमला नहीं करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तुमने क्यों किया। तो चीजें अल्टीमेटली अगर आज के सेंस में देखो तो अमेरिका वर्सेस चाइना था। और खार्ग आइलैंड से 90% तेल चाइना को जाता है। मैं आपको बताऊं, चाइना की नस तोड़ने के लिए, चाइना का प्रभुत्व तोड़ने के लिए वो खार्ग आइलैंड को बर्बाद कर देना चाहते थे। लेकिन आखिर मोमेंट में उनसे कहा गया खार्ग को टच मत करना, ये वो एटम बम है, फूट गया तो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अब अमेरिका के कुछ लोग कहते हैं खार्ग आइलैंड को अपने कब्जे में ले लो और यहां पे 24 घंटे अपनी नेवी बिठा दो। पर नेवी बिठाना कोई इस बात की गारंटी थोड़ी कि आपको सुरक्षा दे सकते हो। जो कंट्री अपने 28 ठिकानों को नहीं बचा पाया ईरान के ड्रोन से और मिसाइल से, वो खार्ग को क्या बचाएगा? वो तो खुद लपटों में गिर जाएगा। जो आदमी अपने अब्राहम लिंकन को 2000 मील पीछे ले गया ताकि वो बच जाए, तो आपसे क्या मुकाबला करेगा? और अपने लोगों से कह दिया आप गल्फ छोड़ के चले जाओ। साहब, ये सारा सौदा नुकसान का सौदा था, लेकिन अमेरिका इस दलदल में फंस गया। नेतन्याहू ने फंसा तो लिया, बेवकूफ तो ट्रंप भी नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली उसका यहां का जो ट्रांजैक्शन था ना, सौदेबाजी, उसको महंगी पड़ गई एक्चुअली। उसे समझ नहीं आया कि अब मैं यहां से निकलूं कैसे। ये आया था बेसिकली एक 100 मीटर की 200 मीटर की रेस के लिए, 5 दिन में वॉर खत्म। और ईरान आया था मैराथन के लिए। साहब, फर्क इतना ही था, स्ट्रेटजी अलग थी। यानी कि एक किस्म से कहा जाए, जो मेरी कल की एनालॉजी थी, वो अपने फास्ट बॉलर्स को लेके आया था अमेरिका और इजराइल कि 5 दिन में टीम खत्म। ईरान ने स्पिनर्स का पिच तैयार कर दिया। जहां उनके बुलेट फाइटर 2500 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे थे, शाहिद ड्रोन 400 की स्पीड से जा रहा था। आप सोचिए ना, फास्ट बॉलर की स्पीड में और स्पिनर की स्पीड में फर्क होता है ना। तो डोमेन बदल गया ना, पिच बदल गया। पिच बदल गया तो अंडर एस्टिमेशन भी आया। ईरान के पास 2 वेपन ऐसे थे जो जुगाड़ से पैदा किए, सस्ती मिसाइल और सस्ते शाहिद ड्रोन्स। तो 20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए डॉलर में आपको 20 करोड़ की मिसाइल चाहिए। और मैंने एक दिन 2-3 मेरे एक एपिसोड से मैंने कहा था, नेवर जज द पावर ऑफ ए सुपर पावर इन ए 7-day वॉर, ऑलवेज जज इट आफ्टर 10 days। 10 days में उनके इंटरसेप्टर भी खत्म हो जाएंगे, मिसाइलें भी खत्म हो जाएंगी, बारूद भी खत्म हो जाएंगे, और वो टिक नहीं पाएंगे उसके बाद में। और उसके बाद कौन टिकेगा आप समझ सकते हो। कभी कभी आपने देखा है, एक ओलंपिक के अंदर एक मैराथन रेस होती है। मैराथन रेस के अंदर वो जो एक बड़े हेल्दी किस्म के जो रनर्स होते हैं ना, जो वेस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के, जो अमेरिका की ओर से भी खेलते हैं, जो 100-200 मीटर की रेस में भाग लेते हैं, वो मैराथन में भाग नहीं लेते साहब। मैराथन में भाग लेने वाले पतले से लड़के इथियोपिया के या नाइजीरिया के, केन्या के, तंजानिया के, 40 किलो वजन, 45 किलो वजन, 50 किलो वजन, और आपको लगेगा ये आदमी 100 मीटर चल के गिर जाएगा बेहोश होके। वो 42 किलोमीटर चलता है साहब। ईरान वही है, वही ईरान की स्ट्रैटेजी है साहब, मैराथन स्ट्रैटेजी, कि इसको ड्रैग करके लाना है। और धीरे धीरे ये ब्लीड करता है। ये अमेरिका को हलाल कर रहा है साहब। यहां पर अमेरिका फंस चुका है इसमें। जहां तक भारत की आपने बात की, तो भारत की सरकार, तो मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, बड़ा अच्छा चैनल है आपका साहब, कि भारत की सरकार तो एक किस्म से क्या है कि कायरता की सभी सीमाएं पार कर चुकी है। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि अटैकर को अटैकर कहा जा सके, आक्रमणकारी को आक्रमणकारी कहा जा सके। हिम्मत नहीं है साहब। वो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलता हूं, अचल जी जानते हैं कि इनका एक सड़ा गला डायलॉग है
डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द बेस्ट रेजोल्यूशन। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, अगर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बेस्ट था तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? फिर बातचीत क्यों नहीं कर ली आपने? सोचने वाली बात है ना। तो चूंकि आपके पास हिम्मत नहीं है नाम लेने की, रशिया की तरह, चाइना की तरह, कि वो नाम लेते हैं, कंडेम करते हैं, आप क्या कंडेम करोगे साहब? कंडेम करने के लिए आपके पास नैतिक साहस होना चाहिए। वो नैतिक साहस इंदिरा गांधी में था, राजीव गांधी में था, पंडित नेहरू में था। हमने वो नैतिक साहस गवा दिया साहब। नैतिक साहस इसलिए गवा दिया कि हमने साइड ले ली। मैंने एक और भी शब्द यूज किया था, शायद अचल जी मेरे प्रोग्राम में थे। राइट नाउ इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। राइट नाउ इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री साहब। और हमारे जो कदम है विदेश नीति में, एक क्या कहते हैं, अनपढ़ शासक के द्वारा, इसने हमें कहीं का नहीं रखा, न घर का रखा, न खाट का रखा। हमारे पास वो मोरालिटी भी नहीं रही, हमारे पास वो साहस नहीं रहा जिसके द्वारा हम साफ सुथरी स्पष्ट बातें कह सकते थे। हम लोगों के चक्कर में फंसते चले गए, हमने अपना नुकसान कर लिया। हमें मालूम है कि लोगों को मालूम है कितना नुकसान है पर डे का। 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पर डे, 20,000 करोड़ का इंपोर्ट पर डे, आपका ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का ट्रेड पर डे का चला गया। आज 10वां दिन है साहब, 3,50,000 करोड़ का ट्रेड खत्म हो गया हमारा। हमारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, दुनिया में करोड़ों लोग अटक गए, दुनिया में अरबों खरबों का व्यापार थम गया साहब। इतना नुकसान तो कोरोना में भी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है साहब। ना लोग आ पा रहे हैं, ना जहाज आ पा रहे हैं, ना कंटेनर जा पा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं बंदरगाह के अंदर, जो मेरे साथी हैं, वो कहते हैं $1,000 का रेट था एक कंटेनर का, किसी एक जगह से दूसरी जगह का, फ्रेट इंश्योरेंस मिला के $3,000 का रेट है सर। रेड सी से जहाज नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हूतीज ने बंद किया हुआ है। हॉर्मस में सप्लाई नहीं जा पा रही है, आप सामान कैसे भेजोगे? दुबई में 8 दिन का 6 दिन का खाना बचता है उनके पास खाना नहीं है खाने को इस टाइम। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। 2 बंदरों के हाथ में हमने उस तरह दे दिया, ये अपना गला काट रहे हैं, दुनिया का गला काट रहे हैं। और ट्रंप आज कहते हैं, दरअसल क्या है ना कि थोड़ा प्राइस तो इंक्रीज होगा, कीमत देनी चाहिए दुनिया में शांति के लिए। दुनिया में तो शांति थी भाई, अशांति तो आप लेके आए हो, उबाल तो आपने पैदा किया है, ईरान के ऊपर अटैक आपने किया है। ईरान कब से खतरा बन गया? ईरान तो अटैक करता ही नहीं था किसी के ऊपर, ईरान शांति से बैठा हुआ है। लेकिन आपके मन में ईगो है कि मुझे ईरान को खत्म करना है। मुझे लगता है कि हम अब एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और कहते हैं ना, जब इंसान कभी कोई साइड ले लेता है ना तो घुन की तरह पिस जाता है। हम भी पिस रहे हैं आज की डेट में, दुनिया पिस रही है। आज जो मार्केट में हाहाकार मचा है, जो लोग लाचार हुए हैं, जिससे मार्केट क्रैश हुई है, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। $100 का क्रूड 103, 104, 105 पे चल रहा है। 92 रुपीज 36 पैसे का रूपी। स्टॉक मार्केट लहूलुहान, हमारे यहां नहीं, पूरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, सारे लहूलुहान है सर, कत्लेआम है सब जगह पे। आपने सारी सप्लाई लाइंस काट दी। मुझे कभी कभी लगता है कि एक पुराना डायलॉग याद आ गया, कभी कोई थोड़ी सी वार्ता को मजेदार भी बनाना चाहिए। प्लीज। नाना पाटेकर का डायलॉग था, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। और यहाँ 2 आदमियों ने ना पूरी दुनिया को ना सत्यानाश कर दिया, नेतन्याहू ट्रंप ने मिलकर। सच कह रहा हूं आपसे मैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो हजारों जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, और जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनका क्या होगा? एलएनजी रुका तो सारा का सारा जो दुनिया का सबसे बड़ा मोरबी के अंदर हमारा टाइल्स का उद्योग है, 500 फैक्ट्रियों का, वो बंद हो गया सर, टोटल बंद है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बंद है, केमिकल्स बंद है, मेटल्स बंद है, क्योंकि एलएनजी नहीं है। आप करोगे क्या? अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या है? हॉर्मस की खाड़ी वो फंदा है, वो नस है जिसको ईरान कभी भी दबा सकता है, और पूरी दुनिया की नस दबी हुई है। ये जंग खत्म होगी, ये जंग खत्म होगी ईरान की शर्तों पर। मैं आपको बता दूं, आज भी ये शर्तें अमेरिका की नहीं होंगी अब कि मेरे पसंद का शासक आएगा। ये जंग जब खत्म होगी तो ईरान की शर्तों पे खत्म होगी कि किन शर्तों पे आप मैं साइन करोगे मेरे टेबल पे आके। जैसे मोदी को मजबूर किया ना टेबल पे कि ले डील पे साइन कर, अब अमेरिका को डील पे आके साइन करना पड़ेगा। यकीन मानिएगा, अगर कल 4 दिन पहले तक $2.7 की पेट्रोल की कीमत थी अमेरिका में,
पर यूनिट आज $3.45 है। हमारे यहां अभी तक वो इंक्रीज नहीं हुआ है। लोग गुस्से में सड़कों पे अमेरिका में 20% का राइज है पेट्रोल की कीमत में और 20% का राइज है डीजल की कीमत में अमेरिका में। और अमेरिका तो इंपोर्ट नहीं करता, उनका तो अपना तेल है सर। तो 20% क्यों बढ़ गए दाम उनके? और हमारे यहां 20% बढ़ गए ना दाम, 25%। तो लोग सड़कों पे आके ना सरकार को उतार देंगे कुर्सी से, मैं आपको बताऊं। जनता से डर लग रहा है। और ये जो शेख बैठे ना सारे, इनको भी जनता से डर लग रहा है कि थोड़े दिन और चल गई जंग तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, हमारी बादशाहत बचेगी नहीं बचेगी। इस तेल के खेल में अगर कोई दो व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं इस टाइम, तो वो चीन और रूस हैं, क्योंकि वो कामयाब हो रहे हैं। उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है, उनकी चाल भी बहुत बड़ी है। वो शांत रह के अंदर से सब कुछ कर रहे हैं, असिस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को बोलने की आदत है, कुछ को बोलने की आदत नहीं है। जिनपिंग बोलते नहीं है। और इस समय अभी आज की खबर, अभी की जो बात कर रहा हूं, वो ये है कि जिनपिंग कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाने जा रहे हैं 31 मार्च से पहले। अदरवाइज ताइवान ले जाता था आजकल में वो इसलिए कि ट्रंप 31 मार्च को चाइना जा रहे हैं और वहां जाके जिनपिंग उससे कहेगा जंग रोक दे वरना मर जाएगा तू। जंग रोकनी पड़ेगी, जंग उनको रोकनी पड़ेगी जिन्होंने अटैक किया है। हम कहते हैं कि डी एस्केलेशन करो, जंग को रोक दीजिए, शांति। आप उससे कहो ना जो आक्रमणकारी है, उससे क्यों नहीं कहते आप? तो तेल के खेल का जो हाहाकार है हमारे सामने है, हम सभी सफर करेंगे इस चक्की में, हर कोई पिसेगा साहब। और अब आने वाली जो हमारी फसलें हैं ना किसान की, वो भी पिसेंगी, क्योंकि सारा खाद तो बाहर से आता है 60 से 70%। आप करोगे क्या? आपके हाथ में है क्या? आप आत्मसम्मान की बात करते हो, आत्मनिर्भरता की बात करते हो। इस दुनिया में कोई मुल्क आत्मनिर्भर नहीं है मेरे भाई। और एक लास्ट का वाक्य, सर ये ईरान ये जंग नहीं हारेगा। मेरे पास वो सारे लॉजिक्स मौजूद हैं जिसके सहारे मैं कह सकता हूं कि जब आप $20,000 के एक ड्रोन को गिराने के लिए 20 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल करोगे ना, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, भले ही आपका नाम अमेरिका है। और वो गुब्बारा, वो मिथ कि मैं एक सुपर पावर हूं, वो खत्म हो चुका है। रशिया का पहले खत्म हुआ था, अमेरिका का अब खत्म हो गया। और वो जो मिथ था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो भी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी चोट उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को लगी है, क्योंकि अब जुगाड़ चलता है और जुगाड़ कामयाब हो गया कि 20,000 के वेपन से उसको गिराने के लिए आप 10 करोड़ का वेपन यूज करते हो, तो आप सोचिए क्या होगा उनका। तो वो जो सारा एक डोमेन बनाया था वो नष्ट हो गया। बिल्कुल। कष्ट तो है, एक छोटी सी टिप्पणी, एक छोटी सी और चाहूंगा, एक छोटी सी टिप्पणी और करते हैं। एक तो आपने विदेश मंत्री को सुना होगा, जिसमें बहुत शोर शराबा था, लेकिन फिर भी आ गया, लिखित वक्तव्य तो बाहर आ ही जाता, उसको आपने देख लिया, सारा गोलमोल स्थिति। और यहां हम कितने दिन तक बचेंगे? जो तेल का खेल है, देखिए आपने बताया यूएस में का जो खुद उत्पादन करते हैं वहां क्या हाल है, और जो हो रहा है हमारे यहाँ जो है, कब तक हम बच पाएंगे? कितने दिन बचेंगे? हम नहीं बच सकते साहब, हम नहीं बचेंगे। इस चक्की में हम पिस रहे हैं। 3,50,000 करोड़ का हमारा ट्रेड खत्म हो चुका है सर 10 दिन में। हम आज यहां बैठ के महसूस नहीं कर रहे जिनकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, जिनके लाखों कारीगर बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। सर ये ऑलमोस्ट $42 बिलियन का लॉस हमारा हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको बताऊं सिर्फ 10 दिन के अंदर, ना इंपोर्ट है ना हमारा एक्सपोर्ट है, और उससे रिलेटेड जितनी सप्लाई चेन है इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री में चलती हैं, वो सारी रुक चुकी हैं। आज इंडिया में लॉकडाउन है सर, आज की डेट में मैं आपको बताऊं। हमारा प्लान सर कुछ, आपको प्लान कोई नो प्लान बी सी कोई प्लान नहीं हमारा, क्योंकि सर ट्रैवल प्लान्स लोगों के कैंसिल हो गए हैं, होटल्स कैंसिल हो गए हैं, गर्मी की विदेश की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, लोगों का 5 स्टार में जाना कम हो गया है, रेस्टोरेंट में जाना कम हो गया है, प्रॉपर्टी की खरीद कम हो गई है, कारों की खरीद कम हो गई है, मोटरसाइकिल की खरीद कम हो गई है। सर सब कुछ डाउन हुआ है। वो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती थी ना, लोगों की पैसे होते थे कि मैं कुछ जाके खरीदूंगा, चल कोई बात नहीं मैं गाड़ी ले लेता हूं, ईएमआई पे ले लूंगा, चलो चलते गाड़ी लेके आते हैं, अच्छा 30 लाख की ले लेते हैं। वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रुक गई, वैसी जैसे लॉकडाउन में रुकी थी। लोग दहशत में हैं, लोगों को पता नहीं कल क्या होगा, लोगों को नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा, लोगों को नहीं पता कि मैंने वियतनाम की टिकट बुक करा ली तो फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। लोग कहेंगे वियतनाम में क्या है, वहां तो फ्लाइट जाएगी, वो तो ईस्ट में है। देखो भैया, जब सप्लाई चेन टूटती है और उसमें मोती गिरते हैं तो माला तो सारी टूटती है ना उसके अंदर। फिर
ऐसा थोड़ी कि थाईलैंड की फ्लाइट इफेक्ट नहीं होगी या वियतनाम की फ्लाइट इफेक्ट नहीं होगी। उनका भी टूरिस्ट अराइवल सारा का सारा गिर चुका है साहब, पूरी दुनिया में। और बड़ा बिजनेस है साहब, गिरा है पूरा का पूरा। यूरोप के लिए फ्लाइट नहीं है पूरी दुनिया से, चाइना से, ना साउथ ईस्ट एशिया से, हमारे यहां से। अमेरिका के लिए फ्लाइट नहीं है। हमारे अचल जी के तो काफी मेहमान भी वहां पर घर के लोग ही रहते हैं अमेरिका के अंदर। आज आना जाना कितना मुश्किल हो गया साहब। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि दूरी बहुत है, अब हम आ जा भी नहीं सकते। व्यापार का लॉस हमारा, इमोशनल लॉस हमारा, लॉजिस्टिक लॉस हमारा, मॉनेटरी लॉस हमारा, फाइनेंशियल लॉस हमारा। और सरकार कहती है, हमारी सो कॉल्ड निर्मला चाची आज आके, हिंदुस्तान में महंगाई का कोई खतरा नहीं है, हमारी महंगाई बहुत कम है। उस मैडम से जरा पूछूं मैं कि मैडम जी, अभी आप पिछले हफ्ते तक 88 रुपए के रेट के ऊपर, डॉलर के ऊपर चीजें मंगा रहे थे, आज 93 पे मंगा रहे हो, तो 900 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है, जो इंडिया की 1/4 अर्थव्यवस्था है। 1/4 अर्थव्यवस्था अचानक से 7% महंगी हो जाती है और आप कहते हो चीजें महंगी नहीं होगी। कौन सा मैथमेटिक्स है आपका, कौन सी कैलकुलेशन है आपकी? हो सकता है अंधभक्तों को आपका मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन पसंद आता होगा, आपका कैलकुलेटर पसंद आएगा, लेकिन हमारे पास जो कैलकुलेटर है वो बताता है कि 5 से 10% कीमतें अभी 1 महीने के अंदर बढ़ जाएंगी हर चीज की। जितनी भी चीजें हमारी बनती हैं सो कॉल्ड, कल मैंने बताया था, अचल जी मेरे साथ में थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े विद्वान है। मैंने 2-3 दिन से एक बात कही है, क्रूड ऑयल से क्या बनता है? मेरे एक मित्र ने कह दिया, साहब पेट्रोल डीजल बनता है। नहीं साहब, 6000 प्रोडक्ट लाइन बनती है उससे, 6000। आपको यकीन नहीं आएगा, आपका टूथपेस्ट भी उससे बनता है, आपकी दवाइयां बनती हैं, आपके प्रोस्थेटिक उससे बनते हैं, आपके केमिकल्स उससे बनते हैं, आपके मेटल्स में उसका यूज होता है। क्रूड से क्या नहीं बनता साहब? 6000 प्रोडक्ट्स बनते हैं दुनिया में। लिस्ट देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे। मेडिसिन भी बनती है उससे साहब। तो क्रूड अगर उछल गया, 200 डॉलर जाएगा क्रूड ऑयल ये साहब अगर क्रूड के दाम दुगने हो गए, तो ये सारी जो प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम यूज करते हैं, चाहे कारों के टायर हों या मेटल्स और बाकी हों, क्या उनके दाम नहीं बढ़ेंगे क्या? सब मूर्ख हैं क्या लोग, जो समझ नहीं आता उनको? और मैं गुस्से से नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आक्रोशित होकर कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस मूर्खता की सीमा क्या हो सकती है, जहां पर आपके सामने पता है कि आग लगी हुई है और आप कहते हैं यार मुझे ठंड लग रही है, यार स्वेटर लाके दो मुझे। ये नहीं चलेगा ना साहब।